तो ये शेल थ्योरम हम लोग कल देख रहे थे कि यहाँ पे रुके थे थोड़ा सा आगे करके, बट हाँ कंटिन्यूएशन रखने के लिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस। शेल थ्योरम ये कहता है कि कोई अगर स्फेरिकल शेल है, उसके बाहर अगर कोई पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट के वजह से मतलब कोई मास लेते हैं और इस कैपिटल एम की वजह से अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है, तो ये पूरा कैपिटल एम इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होके पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा, और उसके बीच में जो फोर्स होगा एफ, दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और मान लो ये डिस्टेंस आर है बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो एंटायर मास ऑफ द शेल appears to be concentrated at its center। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इफ इट लाइज इनसाइड अ स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल के अंदर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट मास लाई कर रहा है, तो इस स्फेरिकल सेल के वजह से इस पॉइंट मास पे द फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। तीसरा, बट इफ पॉइंट लाइज इनसाइड अ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर। अच्छा, ये जो बाहर वाला जो केस है ना, ये हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए, मतलब स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए ये एप्लीकेबल। अंदर वाला जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये शेल के लिए तो ऐसा होगा, जीरो होगा। और अगर ये सॉलिड स्फीयर होगा, तो सॉलिड स्फीयर के केस में जो जहां पे ये पॉइंट है, मान लो ये कैपिटल एम है, सॉलिड स्फीयर है, और एक स्मॉल एम यहाँ पे है, तो इस सेंटर पे रख के स्मॉल एम से टच करता हुआ एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं। ये जो स्फीयर है बेसिकली, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इतने मास के वजह से, ये जितना मास इस स्फीयर में है, इस स्मॉल आर वाले स्फीयर में जितना मास होगा, उसके वजह से वो कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर हम लोग मानेंगे, और उसके वजह से जो क्या एम पे, मान लो ये इसका मास एम डैश है, तो एम डैश की वजह से एम पे जो फोर्स होगा, वो फोर्स हम लोग बस कंसिडर करते हैं। ये जो बचा हुआ रीजन है, जो एम माइनस एम डैश वाला रीजन है, इस रीजन की वजह से इस स्मॉल एम पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, यस्टरडेज क्लास एज वेल। उसको अगर आगे समझें, ये तो हम लोग कर ही लिए थे, राइट, ये वाला केस। सेकंड केस हम लोग कर रहे थे। सो सेकंड केस ये कहता है, पॉइंट मास m लोकेटेड विद इन द वॉल्यूम enclosed by the sphere itself, let the point mass m lie at the distance r from the center। तो ये कोई पॉइंट मास हम कंसिडर करते हैं जो डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर पे है, इनसाइड अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल m, और जो टोटल मास है इस स्फीयर का कैपिटल m है, विथ सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। वी कैन डिवाइड द एंटायर मास ऑफ द स्फीयर इन टू रीजन। एक जो बैंड रिंग जो हम लोग को हॉलो स्फीयर जो दिख रहा है, इस मास के बाहर वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इसके वजह से जो पूरा एक रिंग जैसा बैंड बन रहा है, ये रीजन वन हो गया बेसिकली, जो स्फेरिकल हॉलो स्फीयर हुआ। और जो स्फीयर इसके अंदर है, वो हमारा रीजन टू हो गया। तो जो इस पे फोर्स लगेगा, वो रीजन टू में जो मास है उसी की वजह से लगेगा। ठीक है, so जो underlying solid portion which is underlying this mass, that is region 2, and the sphere overlying mass जो है वो region 1। so overlying mass के वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। each individual cell exerts zero total gravitational force on mass m since m is inside the cell। अगर मान लो ये कई सारे सेल्स से बना हुआ है, राइट, तो हर एक इंडिविजुअल सेल जो है इस पे जो फोर्स लगाएगा एम पे, वो जीरो लगाएगा, इसीलिए इसके अंदर जो है जीरो फोर्स ही रहेगा। दस द मास ऑफ स्फीयर इन रीजन वन कंट्रीब्यूट्स zero total gravitational force। तो region 1 contributes to zero total gravitational force। Mass m is outside the spherical mass of region 2, so the mass of this region can be considered to be located at the center of the sphere for purpose of calculating the gravitational force on m। Thus magnitude of the total gravitational force of the entire sphere on m is due to only that portion of the total mass of the sphere that lies in the region 2, that is inside the mass m। mass m के अंदर वाला जो portion है sphere का, वही force लगाएगा। So if the sphere is uniform, the fraction of mass that lies within r
of the sphere is the ratio of the volume of region to the volume of the entire space. तो ये जो अंदर वाला मास है m डैश है ना, दैट इज मतलब डेंसिटी रो इंटू 4/3 πr³ और जो m है वो डेंसिटी रो इंटू 4/3 πr³ टोटल मास हम लोग तो पूरा रेडियस ले रहे हैं, रो और रो कैंसिल हो गया, रो और रो कैंसिल हो गया, 4/3 π कैंसिल, तो r³ बाय कैपिटल R³. सो m डैश जो रीजन इनसाइड दैट मास है, जो अंदर वाला जो स्फीयर है उसका जो मास होगा r³ बाय कैपिटल R³ इंटू m. ये r जो है वो अंदर वाले रीजन का रेडियस है और कैपिटल R जो है टोटल स्फीयर का रेडियस है. सो वेयर m डैश इज द मास ऑफ द अंडरलाइंग रीजन. So the magnitude of the total gravitational force of the sphere on small m is the gravitational attraction between small m and mass capital M r³ divided by r³. तो ये जो small m और ये जो region है, ठीक है, जो जो स्फीयर इसके अंदर वाले रीजन का जो मास है m डैश, उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा gm इंटू m डैश, ये बेसिकली ये क्या है, दिस इज इक्वल टू m डैश डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है ना. इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो gmm r³ इंटू r हो जाता है. तो ये देखो, ये इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो बिकॉज दिस फोर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन r, राइट. तो सेंटर ऑफ स्फीयर से अगर हम देखेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर से यहाँ पे मान लो मास है में ये r हो गया और एक, ठीक, ये टोटल RM है, इसका मास है, ठीक. So gmm by r³ into r है. Thus the magnitude of the gravitational force on m, right, is directly proportional to the distance of m from the center of the sphere. So ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ कहाँ तक, जहाँ तक कि वो मास m था, मतलब स्मॉल r तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और उसके बाद वाले रीजन में, मतलब इसके बाद, मतलब कैपिटल R तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बाद फिर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो ये इस तरह से पैराबोलिक टाइप का कर्व बनेगा. So figure shows a variation of the magnitude of gravitational force on m versus its radial distance r from the center of uniform sphere of mass m and radius r. Clear है बच्चों? Yes sir. सिमिलर है, देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यही सब चीज हम लोग किए हैं. अब ये जो क्वेश्चन है, so a solid sphere of lead has a mass capital M and radius r. तो एक लेड का स्फीयर है जिसका मास m है और r रेडियस है, कैपिटल M, और इसका जो रेडियस है कैपिटल R हो गया. तो ये यहाँ पे बताया भी हुआ है, रेडियस R. ठीक है ना. A spherical hollow is dug out from it. So इसके अंदर से एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया. स्फेरिकल हॉलो is dug out from it. Its boundary passing through the center also touches the boundary of the solid sphere. तो ये जो सेंटर से पास कर रहा है, ये जो हॉलो किया हमने, ये इसके बाउंड्री को touches the boundary of the solid sphere and passes through the center of the solid sphere. ठीक. Deduce the gravitational force on a mass capital M, small m placed at P. एक small m यहाँ पे placed है P पे, which is at a distance r from O, है ना, along the line of the center. अब देखो ये जो है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये क्वेश्चन बनता है. मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे अगर टोटल मास होता, ये टोटल मास m होता इसका स्फीयर का, मतलब इसमें से हॉलो हम लोग नहीं किए होते, तो उसके वजह से जो इस पे फोर्स होता वो पहले निकालेंगे. और ये जो हॉलो वाला पोर्शन है उसके वजह से जो यहाँ पे फोर्स है वो भी निकाल लेंगे. अब बिकॉज हॉलो वाला पोर्शन रिमूव कर लिया, तो टोटल फोर्स में ये हॉलो वाला जो फोर्स था उसके वजह से, हॉलो वाले की वजह से जो फोर्स था उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके वजह से जो यहाँ पे
फोर्स होगा वो निकल जाएगा। समझ आया आप लोग को? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि फोर्स ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर इज इक्वल टू, मान लो हम लोग एफ ले रहे हैं, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, और ये जो डिस्टेंस है इसका आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये अलोंग पीओ, राइट, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स ड्यू टू force due to smaller sphere hollowed out is equal to, मान लो f dash is equal to, अच्छा इसका जो रेडियस है ना, ये जो इसका जो रेडियस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 होगा, क्योंकि भाई इसका डायमीटर जो है वो इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है, तो इसका जो रेडियस होगा वो R बाई 2 हो जाएगा। और ये जो मतलब तुमको अगर इससे डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से इस P का डिस्टेंस निकालना है इसके सेंटर से, तो तुम ये जो टोटल R है उसमें से R बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो G, और इसका मास कितना होगा वो पहले निकालना होगा। तो देखो, जो बड़े वाले का जो मास है कैपिटल है, पर यूनिट वॉल्यूम इज, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो 4/3 पाई आर क्यूब, इंटू वॉल्यूम जो छोटे वाले का है वो निकालोगे 4/3 पाई आर बाई टी का होल क्यूब। ये क्लियर है बच्चों? ये मास एम डैश निकल रहा है इस वाले रीजन का, है ना, मास को पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और छोटे वाले का जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इस हॉलो वाले स्फीयर का मास निकल जाएगा। 4/3 पाई को कैंसिल कर लिया, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा mr³ बाय 8 डिवाइडेड बाय r³ कट गया, मतलब m/8 इसका मास हो गया m डैश, तो g m डैश इंटू स्मॉल m, और इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू m डैश की जगह m/8 कर देंगे, g m/8 इंटू r, सॉरी, r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ये भी अलोंग पीओ डैश, मान लो इसका जो सेंटर है ये ओ डैश है, ठीक है। तो अब हम लोगों को जो रिमेनिंग पोर्शन उसके वजह से अगर फोर्स निकालना है, तो फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग स्फीयर इज इक्वल टू, जो टोटल फोर्स F था उसमें से F डैश को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। टोटल फोर्स F जो था वो जी एम एम बाय आर स्क्वायर है, माइनस ऑफ जी एम एम बाय 8 टाइम्स r माइनस r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग जी एम एम बाय आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, जी एम एम बाय आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/8 इंटू आर स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है तो ये तो बाहर हो जाएगा, 1 माइनस r/2r का होल स्क्वायर। ये जो 2 है यहाँ पे स्मॉल r भी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये r स्क्वायर बाहर हो सकता है। तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस r/2r का होल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू हो गया। क्लियर बच्चों? Yes, sir.
आ गया आप लोग सबको? लिख लिया सबने? यस सर। यस सर बोले या फिर 1 सेकेंड बोले, समझ नहीं आया। यस सर हो गया। लिख लिया। Now, eighth example है, 3 particles each of equal mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle. तो ये देखो, मास कैपिटल M हो गया, ये मास कैपिटल M हो गया, ये भी मास कैपिटल M are situated at the vertices of an equilateral triangle of side L. तो ये देखो equilateral triangle है side L का. We should be what should be the velocity of each particle so that they move on the circular path without changing L. तो हम लोग को इसका velocity निकालना है. किस वेलोसिटी से ये सारे पार्टिकल्स ऐसे रोटेट करेंगे. 3 particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle. ये किस वेलोसिटी से ये पार्टिकल्स मूव करेंगे जिससे कि आई एम सॉरी, ये सर्कल जो है बड़ा अजीब सा बन रहा है, बट जो है यही है. तो ये सारे जो है ना सर्कुलर मोशन में इस तरह v वेलोसिटी से जा रहे हैं. ठीक है, तो किस वेलोसिटी के से ये पूरा जो सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स है ये मूव करेगा, है ना, सो दैट दे मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विदाउट चेंजिंग एल, जिससे कि इसका एल चेंज ना हो, है ना. तो एल चेंज नहीं होने का इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है इसके सेंटर के तरफ जो नेट फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो हम ये वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ए पे है उस पे अगर हम लोग फोर्स कंसिडर करें नेट फोर्स, तो वो जो नेट फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करना चाहिए, इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि ये मूव करता रहेगा. ठीक है, सो अगर हम लोग को ये देखो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी एंगल 30 डिग्री है. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कर लेते हैं. नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल towards the center O is equal to twice of F cos 30 degree 2F cos 30 degree. So which will be equal to 2 into F into root 3 by 2, that is F root 3. ठीक है, सो ये जो F का वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो क्या है, GMM, तो GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो गया इंटू रूट 3. तो ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल टुवर्ड सेंटर हो है. दिस फोर्स विल प्रोवाइड, दिस फोर्स should provide necessary centripetal force. So इसका मतलब GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स MV स्क्वायर अपॉन ये R. ठीक है, अब ये जो R का वैल्यू है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हम लोग को पता है कि जो जो पूरा एल्टीट्यूड होता है उसका 2/3 होता है, 2/3 ऑफ एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड कितना होता है, रूट 3/2L, है ना. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड रूट 3/2L होता है, याद है ना. इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये L है, ये वाला डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो एल्टीट्यूड है रूट अंडर L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4.
तो मतलब 3l²/4 हो गया, तो √3l/2 हो गया। तो उसी से ये आया √3l/2 यहाँ पे। तो 2/3, क्योंकि ये इसको 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, इस पूरे लाइन को। ये सेंट्रॉइड भी होगा, सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2/3 ऑफ, ये इसको कट कर दोगे, ये r का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, r इज इक्वल टू l/√3 हो जाएगा। इसको कट करोगे, ये √3 हो जाएगा। तो mv²/r मतलब mv² मतलब l/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा। देखो ये √3 और √3 कैंसिल हो गया, l से इसको कट करोगे, एक l बचेगा, m से करोगे तो यहाँ पे सिंगल m बचेगा। v² का वैल्यू हम लोग को निकल के आ रहा है, v² इज इक्वल टू gm/l आ गया। ठीक है, सो v का जो वैल्यू है √gm/l आ जा रहा है। तो v इज इक्वल टू √gm/l, ऑप्शन 2 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशनल मोशन दोनों को कंबाइन करके किया हुआ। लिख लिया ना आप लोगों ने? Yes, sir. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So acceleration due to gravity at surface of Earth. So consider a body of mass m lying on the surface of Earth for calculating gravitational force of Earth on bodies outside the surface of Earth. Whole of its mass can be supposed to be concentrated at its center. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई आउटसाइड द अर्थ अगर हम लोग को देखना है तो फोर्स कितना लगेगा, gmm/r² होगा। अब m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स को उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल जाएगा। सो इसी में F इज इक्वल टू mg है, मतलब gmm/r² इज इक्वल टू m इंटू जी। m और m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g इज gm/r²। सो स्मॉल g, ये हम लोग ने इक्वेट कर लिया, mg इज इक्वल टू दिस, m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g gm/r² है। अब इसको अगर डेंसिटी ऑफ अर्थ के टर्म्स में हम लोग को निकालना होगा, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ मान लो, एवरेज डेंसिटी अर्थ का रो मानते हैं, तो उस केस में मास क्या हो जाएगा, 4/3πr³ इंटू रो, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो मास निकल जाएगा। इस मास को यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो g इज इक्वल टू gm/r² जो था, m के जगह 4/3πr³ रो रख लिया हमने। अब r² को इससे कट के एक सिंगल r बचा, तो 4/3π रो इंटू gr। So this is the value of small g, acceleration due to gravity in terms of the density and radius of earth। तो ये जो है in terms of density and radius of earth निकल रहा है, ठीक। एंड ये नॉर्मल जो हम लोग का मास और रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर बच्चों? Yes, sir.
Now, if we see the important points related to acceleration due to gravity from the expression g is equal to gm by r square or 4 by 3 pi rho gr, दोनों में से कोई भी यूज कर रहे हैं, it is clear that value of g depends upon the mass and radius and density of planet. किसके किस पे डिपेंड कर रहा है? mass of planet, radius of planet, density of planet. But and it is independent of mass, shape and density of the body placed on the surface of the planet. जिसके ऊपर जिस बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग निकाल रहे हैं, उसके मास, शेप और डेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो इन अदर वर्ड्स, all bodies on a given planet experience same acceleration irrespective of their mass. तो जितने भी बॉडीज हैं किसी भी प्लेनेट पे, जो भी बॉडीज हैं, वो सारे बॉडीज, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस सेम एक्सेलरेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, राइट. तो एक ट्रक पे भी सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा जो कि एक सुई के ऊपर लगेगा. तो मास पे नहीं डिपेंडेंट है, शेप पे भी डिपेंडेंट नहीं है. दूसरा पॉइंट, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m बाय आर स्क्वायर और रो आर, द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ g. भाई m बाय आर स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा होगा तो g का वैल्यू ज्यादा, उसी तरह रो इंटू आर का वैल्यू ज्यादा होगा, उसी तरह g का वैल्यू ज्यादा होगा. Acceleration due to gravity is a vector quantity and its direction is always towards the center of the planet. तो small g जो है एक vector quantity है और इसका direction किधर है? Center of the planet के तरफ. SI unit of g is meter per second square. Acceleration है, चाहे gravity से हो चाहे जिससे भी हो, उसका जो unit है वो same ही होगा, meter per second square, और उसका जो dimension है वो LT-2 जो acceleration का dimension होता है वही होगा. When radius of a planet changes without any change in its mass, तो अगर मान लो रेडियस को तुम चेंज कर रहे हो बिना मास को चेंज किए हुए, तो जो g है ना, वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट. m कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, m कांस्टेंट है, तो उस केस में जो स्मॉल g है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. तो अब फॉर स्मॉल चेंजेस अगर तुम देखोगे तो डेल्टा g अपॉन g करोगे तो -2 डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा. इसी को डिफरेंशिएट कर दो. ये अप्रोक्सीमेशन वाला जो तुम एरर है ना, जो अप्रोक्सीमेशन वाला तुम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा होगा ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तुम लोगों ने किया है ना. यस सर. हाँ, तो उसमें इसी तरह से वही सेम चीज करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो ये 1 बाय आर स्क्वायर को करोगे तो -2 डेल्टा आर बाय आर आ जाएगा. तो यही आ रहा है उससे, उसी से ये आया है डेल्टा जी बाय जी. जो स्मॉल चेंज इन जी, जो रिलेटिव फ्रैक्शनल चेंज हम लोग जो कहते हैं, दैट इज -2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, राइट. और उसी तरह, ठीक है, तो ये एरर एनालिसिस में भी हम लोग इनफैक्ट किए थे. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर रेज टू द पावर -2. तो जो आर में चेंज होगा -2 टाइम्स दैट चेंज, जो फ्रैक्शनल चेंज इन आर into -2 times will give you fractional change in g. सिक्स्थ वाला देखो, मास m एंड रेडियस r ऑफ अ प्लैनेट चेंजेस बाय स्मॉल स्मॉल, दोनों चेंज कर रहा है. तो यहाँ पे m न्यूमरेटर में, r स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसीलिए डेल्टा m बाय m के साथ पॉजिटिव साइन है, -2 टाइम्स डेल्टा r बाय r. अगर m और r दोनों में चेंज होता है, उस केस में फ्रैक्शनल चेंज इन g इज डेल्टा m बाय m -2 टाइम्स डेल्टा r बाय r. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Now acceleration due to gravity at height h above the surface of earth. तो हम लोग अब जो स्मॉल g का वेरिएशन देख रहे हैं, हाइट h और डेप्थ d से, दोनों से देखेंगे. तो पहले हाइट h above the surface of earth देखें. मास m है, रेडियस इसका r है ना. डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अगर हम लोग निकाल रहे हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है ना, इसका मास कैपिटल ms जो प्लैनेट है, और ये जो r है दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट या रेडियस ऑफ द अर्थ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें. लेट h बी द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. हियर स्मॉल r को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस h, राइट. सो स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h.
F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर होता है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा G टाइम्स एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, वेयर जी एच, ये जो जी एच है, लेट जी एच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स क्या हो गया m इंटू जी एच हो गया। तो अब जी एच का वैल्यू निकालेंगे तो जी एम बाय आर स्क्वायर निकलेगा, आर के जगह आर प्लस एच पुट कर लेंगे तो जी एच इज जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, अगर यही हम लोग को सरफेस ऑफ द अर्थ पे निकालना होगा तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये जी एम बाय आर स्क्वायर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th वी गेट जो acceleration due to gravity at height h is acceleration due to gravity on the surface of earth into r square by r plus h whole square, ठीक है। so this will give us, so क्या करो ना, इसको r square से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो जी एम बाय स्मॉल, ये जो कैपिटल आर स्क्वायर है इसको जी से हम लोग रिप्लेस कर दिए, आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर या आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब जो पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो उस केस में ये जो आर प्लस एच रेस टू द पावर 2 है ना, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लो इसको हम लोग दोनों तरफ आर से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, इसको भी आर से डिवाइड कर दिया, इसको भी आर से, इसको, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस एच बाय आर, सो बेसिकली ये क्या हो गया, जी 1 प्लस एच बाय आर रेस टू द पावर 2, तो 1 प्लस एच बाय आर को ना हम लोग 1 प्लस एच बाय आर रेस टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 आ जाएगा, बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे, क्यों, क्योंकि h बाय आर, h इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब h बाय आर इज वेरी वेरी लेस देन 1 के रेस्पेक्ट में ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो ये -2 आके मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n होगा, और x जो है 1 से बहुत छोटा होता है, 1 प्लस एन एक्स से उसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2h बाय आर हो गया। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द surface into 1 minus 2h by r, where h is the height above the surface and r is the radius of the earth. Clear बच्चों ये? क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. Now variation of g with height. So as we go above the surface of the earth, variation of g decreases. So value of g decreases because gh is inversely proportional to square of the distance. If r is equal to infinity, अगर इसे में कर लेंगे, r का वैल्यू इनफाइनाइट लेके चले जाओगे तो gh का वैल्यू 0 हो जाएगा। So at infinite distance from the earth, the value of g becomes 0. Second है absolute decrease in g with height. तो अगर हम लोग को कितना g डिक्रीज किया ये निकालना है ना, तो g माइनस जी डैश हम लोग करेंगे, तो देखो g हो गया जब h वेरी वेरी लेस देन आर, g इज इक्वल टू, अब g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, ठीक है। सो इससे हमारा आ जाएगा ये g डैश इज इक्वल टू g माइनस g इंटू 2h बाय आर, सो g माइनस g डैश is equal to g into 2h by r। अब g माइनस जी डैश हमारा डेल्टा जी हो गया चेंज, अब डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी कर लेंगे तो वो टी एच बाय आर हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शनल डिक्रीज हो गया डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी, सो 2h बाय आर हो गया। और परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 भी करेंगे तो 2h बाय आर इंटू 100% कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली एब्सोल्यूट डिक्रीज, this is fractional decrease, and this is percentage decrease in the value of g as we go above the surface of earth. Clear बच्चों?
क्लियर है ना सबको? Yes, sir. देखो कह रहा है at what height from the surface of earth acceleration due to gravity is decreased by 1%. तो अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे, so percentage decrease in the value of g, delta g by g into 100 is equal to 2h by r into 100. ठीक है, so 2h by r into 100 is equal to 1%. तो ये क्या हो गया, 2h by r is equal to 1 by 100 हो गया. हम लोग को h का वैल्यू निकालना है, तो 1 by 100 into r by 2. ठीक है, सो r का जो वैल्यू है, दिस इज 6400 किलोमीटर, है ना. रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर ले लो. सो 6400 by 200, so this is 32 kilometers. क्लियर बच्चों? है ना, तो 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% से डिक्रीज होगा. आ गया समझ? Yes, sir. नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून if its radius is 1/4 the radius of earth and its mass is 1/88 the mass of the earth. So अब ये देखो, जो acceleration due to gravity on earth is equal to gme by re square, और acceleration due to gravity on moon is equal to gmm by rm square. अब कह रहा है कि रेडियस is 1/4 the radius of earth and mass is 1/88 the mass of earth. So g into 1 by 80 mass of earth divided by 1 by 4 radius of earth ka whole square. So this is g me by re square into 1 by 80 divided by 1 by 16. ये ऊपर चला गया. सो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर जो है हमारा जी ई का वैल्यू है, जी ई इंटू 16 बाई 80. सो दिस इज जी ई बाई 5. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से लिखते हैं अर्थ पे, जी बाई 5 हो गया. तो आंसर जी बाई 5 है. ठीक है, यादाश्त के हिसाब से जो बचपन में पढ़ा है जी बाई 6 नहीं कर देंगे, जो डेटा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे. आ रहा समझ में? क्लियर है बच्चों? हो गया, लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. At what height above the Earth's surface an acceleration due to gravity will be 1 by 9th of its value at the Earth's surface? Radius of the Earth is 6,000.
400 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग को पता है g डैश बाय g, g डैश is equal to g divided by 1 plus h by r e का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि मतलब ये गिवन नहीं है कि h इज वेरी वेरी लेस देन r, इसीलिए वो 1 माइनस 2h बाय r वाला चीज हम लोग नहीं कर रहे। g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस h बाय r e का होल स्क्वायर, राइट। ये अभी हम लोग जब डिराइव कर रहे थे उस समय निकला था ये रिलेशन हम लोग का, है ना। चाहो तो तुम निकाल के भी देख सकते हो, है ना। g डैश विल बी इक्वल टू gm बाय स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r बेसिकली r प्लस h होता है, तो gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। r स्क्वायर को कॉमन ले लोगे बाहर, gm बाय r स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। सो ये हमारा gm बाय r स्क्वायर g है, तो g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, है ना। ये कह रहा है एट व्हाट हाइट above the earth's surface the acceleration due to gravity will be 1/9 the value of the earth at the earth's surface। g dash 1/9 है, मतलब g by 9 हो गया। g by 9 is equal to g into 1 plus h by re का होल स्क्वायर। तो देखो ये g और g कैंसिल हो गया, 1 plus h by re होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या 1 plus h by re इज इक्वल टू 9, मतलब 3 स्क्वायर, तो 1 plus h by re 3 हो गया, सो h by re इज इक्वल टू 2 हो गया। सो h क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर दे रखा है, तो 2 इंटू 6400 12800 किलोमीटर, ऑप्शन 1 होगा। आ रहा समझ में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक्चुअली मेरे नेक में ना बहुत पेन हो रहा है। आज मैं सुबह उठा तो काफी नेक में पेन हो रहा था, तो अभी मैं बैठ नहीं पा रहा ठीक से, तो मैं लीव कर दूं? हाँ ठीक है, लीव कर। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर है बच्चों? अरे उर्जित बस तुम ही बचे हो। हाँ सर। लोन खिलाड़ी, मतलब बेसिकली एकदम क्या आखिरी सैनिक जो लड़ता जा रहा है। सर पता नहीं। चलो चलो, करो करो, लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, क्या हो, तुम्हारी भी तबीयत ऐसे डाउन ही लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग स्ट्रेचेस इट बाय 1 सेंटीमीटर एट द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम स्प्रिंग, बेसिकली स्प्रिंग से जो पार्टिकल ऐसे हैंग करते हैं हम लोग, वहां पे देखो इसका जो वेट mg होता है, ऊपर जो फोर्स kx है उसके बराबर होगा, ठीक है। सो ये कह रहा है कि पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग स्ट्रेचेस इट बाय 1 सेंटीमीटर एट अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस मच, एट अ प्लेस 800 किलोमीटर above the earth surface the same particle will stretch the spring by how much? So
अब ये देखिए, पहला kx1 is equal to mass into acceleration due to gravity on earth, और दूसरा kx2 is equal to mass into acceleration due to gravity at some other point. ठीक है, अब मान लो ये g रखो और इसको g डैश कर लो। ठीक, सो डिवाइड अगर हम लोग कर देते हैं तो ये हमारा kx1 by kx2 is equal to mg by mg डैश mm कट गया, k और k कट गया। x1 हम लोग को 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। x2 हम लोग को निकालना है ना, सेंटीमीटर्स में ही चलो निकाल लेते हैं, g बाय g डैश, ठीक है। तो g इज gm बाय आर स्क्वायर, और ये जो है ये gm बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। gm gm कट गया, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो अब x2 सेंटीमीटर, जो x2 का जो वैल्यू है 1 बाय x2 इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर प्लस 800 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर 6400 किलोमीटर। का होल स्क्वायर, राइट। So this is 1 by x2 is equal to 7200 by 6400 का होल स्क्वायर, 0000 ये कट गया, 8 9s and 8 8s। So 1 by x2 is equal to 9 by 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 by 8 का होल स्क्वायर मीन्स 81 by 64। So x2 is equal to 64 by 81 सेंटीमीटर। तो 64 81 अगर हम लोग निकालेंगे तो 0.79 सेंटीमीटर आता है, ऑप्शन 4। क्लियर बच्चों? यस सर। लिख भी लिया? हाँ सर। अब हमें कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। सरफेस से डेप्थ d पे हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना, ठीक है ना। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये g है, उल्टा लिखा हुआ है। सो g इज gm बाय आर स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे 4/3 पाई रो इंटू जी आर हो गया। लेट जी डी इज द एक्सेलरेशन, ये जी डी है, लेट्स, ठीक है। ये यहाँ पे g है और यहाँ पे जी डी हो गया। So GD is acceleration due to gravity at point P inside the surface at a distance r from the center of Earth. So D is depth of point, तो small r जो होगा वो क्या हो जाएगा, r minus d के बराबर हो जाएगा। Acceleration due to gravity at distance r from the surface of Earth, g at depth d is 4/3 pi g rho into small r। small r को r minus d से replace कर दिया, तो g at depth d is 4/3 pi g rho into r minus d। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला, इसको अगर हम लोग देखें तो जी डी इज 4 बाय, अभी देखो r को तुम कॉमन ले लो बाहर,
तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई जी रो, और तुमने r कॉमन ले लिया बाहर तो 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा। तो वही, और इस पूरी चीज को हम लोगों ने लिख दिया स्मॉल जी। तो जी डी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी विल बी g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर है बच्चों? Yes. सो वेरिएशन ऑफ g विथ डेप्थ d हम लोग को अगर देखना है तो जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी। इट इज क्लियर इफ डी इंक्रीजेस, मतलब डेप्थ इंक्रीज करेगा तो जी डी का वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करेगा। सो एज दिस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी डी इज इक्वल टू 0। भाई सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो डेप्थ है वो आर के बराबर हो जाएगा, तो जी डी तुम्हारा 0 हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स 0। एब्सोल्यूट डिक्रीज जो हो रहा है डेल्टा जी में, तो जी माइनस जी डी करोगे तो वो बेसिकली डी जी अपॉन आर हो जाएगा। भाई जी इज इक्वल टू, ठीक है, सो जी का जो वैल्यू था हम लोग का जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर था। तो जी माइनस जी डी अगर हम लोग निकालेंगे तो जी इंटू डी बाय आर हो जाता है हम लोग का वैल्यू। अब डेल्टा जी बाय जी कर दोगे फ्रैक्शनल डिक्रीज के लिए तो डी अपॉन आर हो जाएगा, और परसेंटेज डिक्रीज करेंगे तो डी बाय आर इंटू 100 हो जाएगा। इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द अर्थ, जब एच इज वेरी वेरी लेस देन आर तो जो ग्रेविटी जिस रेट से बाहर डिक्रीज हो रहा है, तुमको याद होगा ये 2h बाय आर था परसेंटेज वहां पे, और यहाँ पे डी बाय आर है, मतलब डेप्थ से यहाँ पे डबल हो रहा है डिक्रीज इसके रेस्पेक्ट में जब डेप्थ में जाते हैं। सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द अर्थ इज डबल टू दैट ऑफ द इनसाइड द अर्थ। क्लियर बच्चों? आउटसाइड द अर्थ का रिलेशन ये है 2 टाइम्स h बाय आर वेयर h इज द हाइट, और यहाँ पे जो इसका रिलेशन है फ्रैक्शनल डिक्रीज जो है d बाय आर है। तो यहाँ पे इससे मतलब जितना अगर मान लो h डेप्थ हम लोग नीचे जाते तो वो क्या हो जाता है h बाय आर हो जाता है। तो h बाय आर होता है जब हम h डेप्थ नीचे जाते, 2h बाय आर जब हम h हाइट ऊपर जाएंगे। तो जब हाइट पे ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज जो है ट्वाइस हो जाता है एज कंपेयर टू the decrease when you are going inside the surface of Earth. So variation in g with distance r from the center of the earth, तो r less than r के लिए 4/3 pi g rho r ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एट सेंटर ऑफ अर्थ ये 0 होगा, और जो फॉर r less than r gr is 4/3 pi g rho r, so gr is directly proportional to r हो गया है ना। so बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जब हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और अर्थ के सरफेस के बाहर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसीलिए वहां पे यहाँ पे जो जी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, यहाँ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तुमको इस तरह से पैराबोलिक कर्व मिलेगा। क्लियर है बच्चों? So at which depth from Earth's surface acceleration due to gravity is decreased by 1%? तो देखो परसेंटेज डिक्रीज is equal to d by r into 100. So मतलब 1 is equal to d by r into 100 और d is equal to r by 100. r है हमारा 6400 किलोमीटर बाय 100, दैट इज 64 किलोमीटर। तो हम लोग को याद है जब हम लोग हाइट पे जा रहे थे तो हमें 32 किलोमीटर ऊपर जाना था 1% डिक्रीज के लिए,
यहाँ पे 64 किलोमीटर, डबल उसके नीचे जाएंगे तब जाके 1% डिक्रीज मिलेगा। क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लिया आपने? Yes. नाउ वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ अगर हम बात करें तो जो पोल के पास है, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ कम होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर. सो अर्थ इज एलिप्टिकल इन शेप, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड आउट एट द इक्वेटर. है ना, पोल्स के पास इट इज फ्लैटेंड और इक्वेटर के पास इट इज बल्ज्ड आउट. Now we know that this small g is directly inversely proportional to square of the radius. Therefore, the value of g at the equator is minimum. क्योंकि यहाँ पे radius of earth, radius at equator and radius of pole, so radius of equator is greater than radius at pole, and that's why g at equator is less than g at poles. Why? Because g is inversely proportional to square of the radius of the planet. So g at equator is gm by re square and g at poles is gm by rp square. Since re is greater than rp, so that's why ge will be less than gp. तो gp by ge अगर हम लोग निकालते हैं re by rp का होल स्क्वायर हो जाएगा. re is greater than rp, so that means gp is greater than ge. Numerical value of rp is 21 kilometers less than re, है ना. तो जो रेडियस एट पोल्स है दैट इज 21 किलोमीटर लेस देन रेडियस एट इक्वेटर. सो दैट मीन्स जीपी माइनस जीई अगर तुम निकालोगे ना, डिफरेंस अगर निकालोगे दोनों का कैलकुलेट करके, 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है. क्लियर है बच्चों? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एंड इक्वेटर, उनका जो डिफरेंस है दैट इज 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now variation in g due to rotation of earth. अगर हम रोटेशन ऑफ अर्थ को लेकर चले तो इसका वेरिएशन अगर हम लोग निकालेंगे, सो वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. सो कंसिडर द अर्थ टू बी परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस आर, राइट. सो ये जो अर्थ है, लेट अस कंसिडर इट टू बी अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मास कैपिटल एम एंड सेंटर ओ. ठीक है, सो इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर हो गया, सेंटर ओ पे हो गया. इट रिवॉल्व्स विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. Now as the earth revolves, every particle lying on its surface also revolves along the horizontal surface circle with same angular speed omega. Now the center of the circle lies on the polar axis north south. अब ये देखो, एक पार्टिकल कोई मास m का यहाँ पे हम लोग कंसिडर करें, इसका मास m है, राइट. इसका लैटिट्यूड लैम्डा है. लैटिट्यूड मतलब अर्थ के जो सरफेस से इक्वेटर से जो लाइन है और उस पॉइंट के को जो अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइन करेंगे, उसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं. ठीक है, तो और जो कॉस लैम्डा तुम निकालोगे, कॉस लैम्डा, ये लैम्डा हो गया, राइट. सो कॉस लैम्डा हम लोग अगर निकालते हैं तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, राइट. सो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हो जाएगा. मान लो ये हमारा, इसका जो रेडियस है ये हमारा आर है और ये कैपिटल आर है. सो ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है. तो दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस. ये बेस क्या है? रेडियस एट दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है, ये सर्कल ये जो सर्कुलर मोशन पे जो मूव करेगा ये पॉइंट, उसका रेडियस इस अर्थ के रेडियस से कम होगा और ये ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है. हर पॉइंट ओमेगा स्पीड से मूव करेगा. तो कॉस लैम्डा बेसिकली, cos lambda is small r by capital R. ठीक है. सो ये जो हम लोग का जो फोर्स है, इस पे जो
यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम देखोगे एफडी, सो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है FCF कह रहे हैं बेसिकली, दिस इज इक्वल टू mr², m ओमेगा स्क्वायर r हो गया, ठीक है। और जो एक mg है वो इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो mg डैश होता है, जो एपरेंट वेट होता है बेसिकली, राइट। तो अब ये जो g डैश हम लोग निकालेंगे ना, तो वो g डैश विल गिव यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उस पे कैसे डिपेंडेंट है वो हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग को पूरा डेरिवेशन नहीं करना, बस ये समझना है कि g डैश इज g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। जब अर्थ रोटेट कर रहा होता है तो अलग अलग पॉइंट पे, अर्थ के सरफेस पे अलग अलग पॉइंट पे, जहाँ पे कि अलग अलग लैम्डा का वैल्यू होगा, जिसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, तो डिफरेंट एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स the value of acceleration due to gravity will be different, and it will be dependent on angular velocity omega, as g dash is equal to g minus r omega square cos square lambda। तो ये हमारा डिपेंडेंस होता है, डिपेंडेंसी होती है। अब इफ लैटिट्यूड लैम्डा इज 0, जब लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाता है, तो g at equator is g minus r e ओमेगा स्क्वायर, जी डैश जो मिनिमम, सो लैम्डा 0 हो गया, मतलब इक्वेटर पे हम निकाल रहे हैं, तो वो मिनिमम जी का वैल्यू होगा, ठीक है। सो जी डैश मिनिमम इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। एट लैटिट्यूड एंगल लैम्डा 90, लैम्डा 90 हो गया, मतलब पोल्स पे हो गया, तो उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम जो होगा जीपी इज इक्वल टू जी के बराबर होगा, राइट। सो जीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी, ऐसे भी हम लोग मैथमेटिकली भी निकाल के दिखा सकते हैं। सो डेल्टा जी जो रोटेशन की वजह से जो चेंज आया है इसके ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, सो दिस इज जी माइनस ये आर ई ओमेगा स्क्वायर का चेंज आ गया, जीपी माइनस जी इज आर ई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओनली ड्यू टू रोटेशन। नाउ एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस। तो इक्वेटर से लेके पोल तक जब हम लोग मूव करेंगे, as we move from equator to poles, the value of g increases, ठीक है। So difference in values of g at pole and equator due to combined effect of shape of earth and rotation of the earth, gp is equal to g प्लस ये जो 0.034 हम लोग निकाल रहे थे प्लस 0.018, तो कंबाइंड इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं शेप ऑफ अर्थ का और रोटेशन ऑफ अर्थ का। तो शेप ऑफ अर्थ की वजह से ये हो गया और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो 0.052 हो गया। तो ये कंबाइंड इफेक्ट है दोनों का। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now, if rotation of Earth suddenly stops, then acceleration due to gravity increases at all the places on Earth except the poles. And angular velocity for weightlessness, अगर हम लोग को वेटलेसनेस फील करना होगा तो उस समय क्या एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, तो जी डैश अगर 0 हो जाएगा, सो ओमेगा का वैल्यू निकालोगे तो ये आना चाहिए। एट इक्वेटर लैम्डा इज 0 डिग्री, तो उस समय इक्वेटर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वैल्यू कितना हो गया 1.25 इंटू 10⁻³ सेकेंड। और वेटलेसनेस होने के लिए तो 17 टाइम्स द प्रेजेंट एंगुलर स्पीड है। और वेटलेसनेस के लिए अगर टाइम पीरियड देखोगे कि क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड 2π/ω होता है। 2π/ω ये वाला वैल्यू से हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड कितना निकल रहा है 1.4 आवर्स। तो अभी जो अर्थ 24 आवर्स में रोटेट करता है, अगर 1.4 आवर्स में रोटेट करने लगेगा तब वहां पे उस टाइम पे हम लोग वेटलेसनेस फील करेंगे। क्लियर है? आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ऑप्टिक्स दोनों क्लास में करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते हम लोगों ने दोनों जो है ग्रेविटेशन किया है, तो ऑप्टिक्स हम लोग दोनों
क्लास में कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलिए टेक केयर एवरीवन।